नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने बैंक के बारे में पढ़ा और एनबीएफसी के बारे में पढ़ा। बैंक को कंट्रोल कौन करता है, एनबीएफसी काम कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ा। देखिए, अब हम लोग बैंक और एनबीएफसी में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा एक बैंक का रिवीजन भी हो जाएगा और एक एनबीएफसी का भी रिवीजन हो जाएगा, और दोनों में अंतर कर देने से बैंक और एनबीएफसी के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। मतलब जो कंफ्यूजन होता है कि बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए, हम लोग आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो बैंक और एनबीएफसी में अंतर होगा। ठीक ना। तो देखिए, बैंक और एनबीएफसी में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है। जो सबसे पहला अंतर है कि बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से होता है। बैंक का रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। ठीक ना। और एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा होता है। बैंक का रजिस्ट्रेशन आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा होता है और एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा होता है। ठीक ना। अब देखिए, बैंक को कंट्रोल या सुपरविजन कौन करता है? तो बैंक को जो कंट्रोल करता है या सुपरविजन करता है, नीति बनाता है, वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। यानी आरबीआई सभी बैंकों का हो, चाहे किसी टाइप के बैंक हो, वो चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, वो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, वो चाहे रीजनल रूरल बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, सबको कंट्रोल या सबके लिए सुपरविजन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ये निर्भर करता है कि वो किस सेक्टर के लिए काम करता है। अलग अलग सेक्टर के एनबीएफसी को अलग अलग संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर इंश्योरेंस एनबीएफसी है तो उसको आईआरडीएआई कंट्रोल करेगा। अब ये आईआरडीएआई क्या है, हम जस्ट बाद पढ़ेंगे। जस्ट बाद हम आईआरडीएआई के बारे में, सेबी के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके तुरंत बाद। ठीक ना, डिटेल में। अगर कोई मर्चेंट या व्यापारिक एनबीएफसी है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। ठीक ना। और अगर कोई माइक्रो फाइनेंस है उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको दो लोग मिलकर कंट्रोल करता है, आरबीआई और स्टेट। यानी जिस राज्य में वो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी होगा उसको आरबीआई भी कंट्रोल करेगा और राज्य भी कंट्रोल करेगा। ठीक ना। अब देखिए, बैंक जो होता है वो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकता है। हमने बताया था आपको कि करेंट अकाउंट क्या होता है और सेविंग अकाउंट क्या होता है। ठीक ना। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है वो ये होता है कि करंट अकाउंट हमको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन का मौका देता है और सेविंग अकाउंट हमको लिमिटेड ट्रांजेक्शन का एक्सेस देता है। ठीक ना। करेंट अकाउंट जो होता है उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट पर हमें 2 से 4% ब्याज मिलता है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं या जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो सभी सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं या व्यापारिक लोग होते हैं वो करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक ना। लेकिन एनबीएफसी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, न ये करंट अकाउंट खोल सकता है और न ये सेविंग अकाउंट खोल सकता है। ठीक ना। अब बैंक को सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ता है। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, हालांकि हम आगे तो पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सीआरआर क्या होता है कि अगर बैंक के पास 100 रुपए का वैल्यू है, ठीक ना, तो आरबीआई बैंक से ये कहता है कि क्या पता तुम्हारे बुरे दिन आ जाए, इसके लिए तुम 100 रुपए में से 4 रुपए मुझे दे दो। पहला काम करो कि 4 रुपए मुझे दे दो। ठीक ना। तो ये जो सीआरआर है ये वर्तमान में 4% है। यानी अगर बैंक के पास 100 रुपया है तो बैंक को 4 रुपया आरबीआई के पास जमा करना होता है। यानी कैश जो है वो रिजर्व में रखना होता है। देखिए, ये घटता बढ़ता रहता है। अब इसको कौन घटाता बढ़ाता है? तो आरबीआई घटाता बढ़ाता है। आरबीआई तय करेगा कि बैंक कितना सीआरआर रखेगा और बैंक कितना एसएलआर रखेगा। ठीक ना। एसएलआर क्या होता है कि एसएलआर आरबीआई ये कहता है कि तुम एसएलआर मेरे पास मत रखो, अपने पास ही रखो, लेकिन तुम एसएलआर को लोन में नहीं दोगे। जैसे एसएलआर का इस टाइम कितना परसेंटेज है? 18% है। ठीक ना। तो आरबीआई कहता है कि तुम एसएलआर जो है वो अपने पास ही रखो, लेकिन उससे तुम क्या करो, उससे क्या करोगे? उससे तुम एसेट्स खरीदोगे, वित्तीय पत्र खरीदोगे, सोना खरीदोगे। ठीक ना। उसको तुम लोन में नहीं दे सकते हो। क्या पता तुम विजय माल्या की तरह लोन दियो लेकर सड़क गया तो वही खराब
परसेंट तुम्हारा पैसा चला जाएगा। यानी सीधा सीधा देखिए तो आरबीआई बैंक से 4 रुपए तो एकदम चुपचाप रखवा देता है, उसपे कुछ नहीं करना है। ना ही इस 4 रुपए पे बैंक को कोई ब्याज मिलेगा और ना ही इस 4 रुपए से बैंक कोई लाभ कमा सकता है। ये जो 18% एसएलआर है, इससे बैंक 2-4% लाभ कमा सकता है। जैसे मान लीजिए सोना खरीदा तो 60,000 रुपए का 10 ग्राम सोना चल रहा है, तब तक ये हुआ कि 2 महीने बाद 65,000 रुपए का 10 ग्राम हो गया, तो वहां बैंक को 5,000 का फायदा हो गया। लेकिन मान लीजिए बैंक 60,000 रुपए का सोना खरीदा, तब तक सोना का भाव 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, तो उस कंडीशन में एसएलआर से बैंक को घाटा हो सकता है। लेकिन बैंक के पास इतना दिमाग होता है कब सोने का रेट बढ़ेगा और कब घटेगा। जैसे शादी के सीजन में आप देखोगे तो सोना का जो रेट होता है वो हाई होता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि वो शादी के सीजन से ठीक पहले सोना खरीद लेते हैं और शादी के सीजन में सोना बेच देते हैं, जिससे उनको एसएलआर में फायदा हो जाता है। ठीक ना। एनबीएफसी को सीआरआर और एसएलआर नहीं रखना पड़ता है, इसको सीआरआर और एसएलआर नहीं रखना पड़ता है। उसके बाद बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी प्राथमिक क्षेत्रों में 40% लोन देने होते हैं। ठीक ना। बैंक को 40% लोन, यानी अगर बैंक 100 रुपए लोन बांट रहा है ना, तो उसमें से 40 रुपया जो लोन है वो किसको देगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी प्राथमिक क्षेत्रों को देगा। प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आते हैं, छोटे उद्योग आते हैं। तो बैंक को अपने 100 रुपए के लोन से 40 रुपया लोन जो है वो किसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। एनबीएफसी के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि तुम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लोन दोगे कि नहीं दोगे। ठीक ना। बैंक अगर कोई व्यक्ति खोलना चाहता है, मान लीजिए अगर हम बैंक खोलना चाहते हैं तो हमारे पास देखिए, अगर हम स्मॉल बैंक खोलना चाहते हैं, अगर हम स्मॉल बैंक खोलना चाहते हैं तो हमें 100 करोड़ की पूंजी चाहिए। ठीक ना। हमारे पास 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। और अगर हम रेगुलर बैंक खोलना चाहते हैं, ठीक ना, अगर हम रेगुलर बैंक खोलना चाहते हैं तो हमें कितना पूंजी चाहिए, 500 करोड़ का पूंजी चाहिए। ठीक ना। लेकिन अगर हम एनबीएफसी खोलना चाहते हैं तो हमारे पास 5 करोड़ रुपया है तो हम एनबीएफसी खोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बैंक खोलने के लिए अगर हम रेगुलर बैंक खोलेंगे तो हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर हम स्मॉल बैंक खोलेंगे तो हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन अगर हमको एनबीएफसी खोलना है तो हमारा 5 करोड़ रुपया में भी काम हो जाएगा। अब देखिए 2-3 महत्वपूर्ण अंतर और है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। देखिए बैंक जो है ना वो चेक जारी कर सकता है, चेक जारी कर सकता है, एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बैंक जो है वो चेक जारी कर सकता है, एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकता है। ठीक ना। बैंक डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकता है, डीडी जिसको बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, जो स्कूल और कॉलेज में फीस जमा करने के लिए अक्सर उपयोग करते हैं। हालांकि डीडी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। देखिए अगर आपको ना मेरी वीडियो समझनी है तो आपको पहले वीडियो से देखना पड़ेगा, अगर आप बीच से कूद के आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक ना। बैंक डीडी जारी कर सकता है, एनबीएफसी डीडी जारी नहीं कर सकता है। ठीक है। बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी न क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है और ना ही डेबिट कार्ड जारी कर सकती है। उसके बाद बैंक जो है वो मांग जमा स्वीकार कर सकता है, मांग जमा स्वीकार कर सकता है। एनबीएफसी जो है मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। अब ये मांग जमा स्वीकार हालांकि मैंने पहले बताया है लेकिन फिर बता देता हूं। मांग जमा स्वीकार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक में भी 1,000 रुपए डालें, ठीक ना, और आपका मन किया कि हम अगले घंटे या अगले मिनट ही हम पैसा अपना उतारेंगे 1,000 रुपए, तो आप बैंक से तुरंत पैसा निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड का यूज करके, आधार कार्ड से अंगूठा लगा के या बैंक में फिजिकली विजिट करके आप पैसा निकाल सकते हैं। बैंक इसके लिए आपको मना नहीं करेगा। लेकिन एनबीएफसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। एनबीएफसी आपसे ना एक फिक्स टाइम के लिए पैसा लेता है, कम से कम 7 दिन के लिए, जो सबसे कम समय होता है 7 दिन के लिए, कि भाई
हमको अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप मेरी मर्जी से ही पैसा लोगे, या जो आप समय कहे हो, जो निश्चित समय उसके बाद ही आप पैसा ले सकते हो। ये नहीं कि आप तुरंत एनबीएफसी के पास अभी पैसा जमा किए और पहुंच गए कि हमारा पैसा दा, तो पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। तो मांग जमा स्वीकार का मतलब कि आप ऐसा जमा जिसको तुरंत मांग सकते हैं उसको मांग जमा बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बैंक पैसा कहां से प्राप्त करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। बैंक पैसा कहां से प्राप्त करते हैं, तो बैंक पैसा दो तरीके से प्राप्त करते हैं, एक लोन बैक से प्राप्त करते हैं और एक मार्केट ऑपरेशंस करते हैं, ठीक ना। मार्केट ऑपरेशंस का मतलब कि अपने जो योजनाएं हैं उनको बेचेंगे पब्लिक के पास और उससे पैसा पाएंगे, ठीक ना। तो बैंक मेनली पैसा कहां से प्राप्त करते हैं, लोन से पैसा प्राप्त करते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक ना, स्लो बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन मैं इसको स्लो बैंक ऑफ इंडिया कहता हूं, ठीक ना। मान लीजिए एसबीआई है, ये दो कस्टमर है, ये दो कस्टमर है, ठीक ना। तो एसबीआई इनसे पैसा मान लीजिए 100 रुपए लिया, ठीक ना, और इनको 100 रुपए दे दिया, ठीक ना। अब जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में 2 से 4% ब्याज, करंट अकाउंट में 0% और फिक्स डिपॉजिट पे 5 से 8% ब्याज। हम सबसे हाईएस्ट ब्याज लेके चलते हैं, ठीक ना। तो बैंक जब इसको रिटर्न करेगा पैसा तो कितना देगा, 108 रुपए 1 साल बाद देगा, ठीक ना। और बैंक ब्याज जो होता है ना वो 12 से लेके 20% तक ब्याज देता है, ठीक ना। इससे कितना पा गया वो बैंक, इस कस्टमर से कितना पाया, 120 रुपए पाया। 120 रुपए में से 20 रुपए प्रॉफिट है, 8 रुपए इसको दे दिया, बैंक के पास से पैसा कितना बच गया, 12 रुपए बचा। तो बैंक को पैसा कब मिला, जब बैंक ने लोन दिया, ठीक ना। तो बैंक मेनली पैसा कहां से प्राप्त करता है, जब बैंक लोन देता है तो उससे पैसा प्राप्त करता है, या थोड़े मार्केट ऑपरेशंस करता है, जैसे सोना खरीद लिया, सोना बेच दिया, ट्रेजरी बिल खरीद दिया। हालांकि उससे बहुत फायदा नहीं होता है, लेकिन मेन जो फायदा होता है वो लोन से होता है। एनबीएफसी पैसा कहां से प्राप्त करते हैं, ये फाइनेंस कंपनियों से पैसा प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद हम जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनको ये रन करवाते हैं, ठीक ना। उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा रेकरिंग डिपॉजिट आपको समझा देते हैं, क्योंकि पहले रेकरिंग डिपॉजिट आपको नहीं समझा है। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है ना कि एक निश्चित समय के बाद उस खाता में बार बार पैसा डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पीएफ है, ठीक ना, प्रोविडेंट फंड है, तो इसमें आप हर महीने पैसा जमा करते हैं, ठीक ना। हर महीने पैसा जमा करते हैं, 30 दिन के बाद पैसा जमा कर दिए, 30 दिन के बाद पैसा जमा कर दिए। या बीमा होता है, तो बीमा में जो पॉलिसी होती है वो आपका हर महीने पैसा कटता रहता है अकाउंट से। तो जो एक निश्चित समय के बाद आपसे जमा मांगता है ना, उसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक ना। तो जो एनबीएफसी होते हैं, फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसा जमा किए उसके बाद सीधे उतारने जाएंगे, लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में हम हर समय एक निश्चित समय के बाद बार बार पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बैंक अगर चाहे शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करें तो नहीं कर सकता। क्यों, मान लीजिए हमारा पैसा तुम 100 रुपए लिए और लगा दिए कौन ऐसी कंपनी में जो डूब गया, तो डूब गया तो भाई हमारा पैसा भी तो डूब जाएगा। तो इसीलिए बैंक को शेयर बाजार में पैसा लगाने का अनुमति नहीं है। एनबीएफसी पैसा लगा देते हैं, ठीक है ना। हालांकि इनको भी नहीं लगाने देना चाहिए, लेकिन बेचारे पैसा कहां से कमाएंगे, थोड़ा बहुत तो इनको छूट देना ही पड़ेगा, पैसा कमाए, ठीक है ना। उसके बाद बैंक को लोन रिकवरी करने के लिए एक संस्था बना के दी गई है, सार पैसे, ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, एसएफएसआई क्या है, ठीक ना। और एनबीएफसी के पास लोन रिकवर करने के लिए कोई मजबूत संस्था नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि बैंक के पास पैसा रिकवर करने के लिए एसएफएसआई है, लेकिन एनबीएफसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, आईएडीएआई के बारे में, ठीक है ना, सेबी के बारे में, और एसएफएसआई, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बीच में भी आईएडीएआई आया था, सेबी आया था, और एसएफएसआई आया है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेंगे कि होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक ना। एक मिनट,